वाले हैं घटना चक्र यूपीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारत के संविधान से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की पेज में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक है जिनसे संबंधित प्रश्नों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, तो पहला कथन सही होगा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत होगा इसमें, तो केवल पहला सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रक परिषद की स्थापना से संबंधित है। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये है 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये है चार्टर एक्ट 1833 का। ऑप्शन ए सही होगा। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी व्यवस्था अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये 1935 में स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व और हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था और जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो पहला कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में होना शुरू हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन बी सही होगा। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का केंद्र था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान नहीं था, पहला ही इसमें आंसर होगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि थे। एक संघ की योजना पर विचार भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो यहाँ पर बी, सी और डी शामिल थे, ए नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। बाकी सभी विषय सभी विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है तथा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन सी सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में
प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह एम.एन. राय, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। प्रश्नगत विकल्पों में 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कृष्ण मिशन द्वारा 1942 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें विलियम वुड नहीं थे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे और ए.वी. एलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थे? 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी सही होगा। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी सही होगा। 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी सही होगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ पर चौथा गलत है, बाकी इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। बाकी सभी कथन सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन कुल 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार यहाँ पर सही निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ये है 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हैं बी.एन. राव। ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा की समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो ये नीचे देख लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला था। तथा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। यह संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 26, 1949 को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताना है इनका सही कालानुक्रम। तो यहाँ पर व्यवस्थित करके बताइए, पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इसमें सबसे पहले होता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसके बाद होता है प्रारूप समिति की नियुक्ति, इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना, और इसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति 26 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। कथन करण है, जिसमें कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, तो इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण सही कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में
भंग कर दिया जाना चाहिए, तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी सही होगा। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिक्स का। ऑप्शन डी सही होगा। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो ये है ऑस्टिन। ऑप्शन ए सही होगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में वर्णित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये थी टोटल 15। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अब देखते हैं भारत संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न। पहला है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये है सरदार पटेल। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। इस तरफ अध्यक्ष हैं, इस तरफ समिति है, तो ये देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अंतर्गत आते हैं 2 और उप समिति, तो ये इसके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एच सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे हैं के एम मुंशी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल थे 6। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य ये हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये हैं एन गोपाला स्वामी और आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी बी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतार मैया। और दूसरा है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था। अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णन मिलता है। अब देखते हैं संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी सही होगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यह है संविधान। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही व्यवस्था के
स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सही होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारत की संघात्मक व्यवस्था अथवा संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो यह है कनाडा, ऑप्शन ए सही होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, आयरलैंड, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो ये है आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, एक तरफ स्रोत है, बताना इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, यहाँ पर गलत, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। बाकी सभी सही हैं। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है, इसका यहाँ पे मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आप मिलान स्वयं करिए, हम नीचे देख लेते हैं। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा से प्रेरित है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन सी सही होगा। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कथन कारण है, जिसमें कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित प्रश्न। पहला है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में नहीं दिया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग ये
6A है, 6A में नहीं बल्कि ये 4A भाग 4A के अंतर्गत है, इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। और राज्य ये संविधान के भाग 6 में वर्णित है, इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो सही होगा ऑप्शन सी। संविधान का 4 का भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बाकी सभी गलत हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और चौथा का भाग संविधान में मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है, इस प्रकार यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित विषयों पर विचार करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा, उन्हें संविधान के क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। तो ये हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। सबसे पहले इसमें संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आता है, इसके बाद नागरिकता आता है, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इस प्रश्न में क्रमांक 1 में अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, जबकि हिंदी में संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, एक तरफ संविधान का भाग है, मिलान करना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत होगा। बाकी हम नीचे देख लेते हैं। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में वर्णित है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है ये, और निर्वाचन दिया गया है भाग 15 में। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग था के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्थित यानी समाप्त कर दिया गया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 4A में मूल कर्तव्य है और भाग 9 का में 4A में मूल कर्तव्य और 9 का में नगर पालिका दी गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पंचायत 9 में है, नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समितियां 9 का में है, अधिकरण 10 में नहीं है, यहाँ पर डी गलत होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सब भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये है भाग 9। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये है भाग 9 में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, संघ है भाग 5 में और आपात उपबंध दिया गया है भारत के संविधान के भाग 18 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। मूल कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 का में, राज्य के बारे में उपबंध है भाग 6 में, भारत के महान्यायवादी दिए गए हैं भाग 5 अनुच्छेद 76 में और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग 15 में। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये गलत होगा, बाकी नीचे देख लेते हैं। राजभाषा के बारे में उपबंध है संविधान के भाग 17 में,
संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है भाग 10 में, अधिकरण के बारे में उपबंध है भाग 14 ए में। इस प्रकार यहाँ पे जो गलत ऑप्शन होगा ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो ये है भाग 11 अध्याय 1। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 56 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा है और संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट अब देखते हैं संविधान में अनुच्छेद से संबंधित यानी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को। पहला है इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बताना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आप मिलान स्वयं करिएगा। इसमें हम इसे नीचे देख लेते हैं। नए राज्यों के गठन के बारे में अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के बारे में उपबंध अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 117। ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, यह है अनुच्छेद 312। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यहाँ पर जो डी है ये यहाँ पर गलत होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 ए में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 14 संबंधित है इसमें समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 74 संबंधित होगा इसमें मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 368 में दिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऑप्शन आप मिलान स्वयं करिए, हम नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति और विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में वर्णित है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है, एक तरफ उसके अंतर्गत अंतर वस्तु है। यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 54 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है, बाकी हम देख चुके हैं।
एक तरफ अनुच्छेद एक तरफ प्रावधान है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हम नीचे देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 खामी उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। संविधान संशोधन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 में वित्त आयोग है। 280 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं अनुच्छेद 312 में। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ अनुच्छेद है, मिलान करना है तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 148 में वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 280 में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। अनुच्छेद 223 ए में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 315 में निम्नलिखित युग्मों में से बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये हम नीचे देख लेते हैं। अंतरराज्य परिषद के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 263 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 323 में और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है 315 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जो कि यहाँ पर असत्य होगा। तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से। 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है तो ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों का सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। इसमें अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 241 में ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है तो अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निर्सित कर दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नीचे देखते हैं। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 75 एक मंत्रियों की नियुक्ति से और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की संख्या है तो ये हम नीचे देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समता दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 42 में सैसों पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में बड़ी था, परंतु 86 में संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर सैसों पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है। पहला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है तो यह है पहली अनुसूची। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पहली अनुसूची में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए तो ये होगा पहली। भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है तो ये हम देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है तृतीय अनुसूची के बारे में।
संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं होगा है, इसमें संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। तो यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, बाकी सभी सही है। इस प्रकार ऑप्शन इसमें सी सही होगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो ये है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट, एक तरफ अनुसूची दी गई है, एक तरफ विषय है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, आप मिलान स्वयं करिएगा। हम नीचे देख लेते हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषदें था, जो कि गलत है। एक तरफ संविधान की अनुसूची, एक तरफ विषय है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं। अष्टम में भाषाएं हैं। नवम में भूमि सुधार अधिनियम है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो ये होगा 7वीं। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 हैं। और राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है, लेकिन वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से इसमें 52 विषय हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से बताना है कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में, यहाँ पर 9वीं अनुसूची गलत होगी, ये नीचे देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर डी गलत होगा। एक तरफ विषय, एक तरफ सूची है, बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 ये समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची से संबंधित है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इनमें 1 समवर्ती सूची में जन स्वास्थ्य, राज्य सूची में शेयर बाजार एवं डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची के विषय हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है, तो यह है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी सही होगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो यह है आपराधिक मामले, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुच्छेद 2 में नहीं है, अनुसूची 2 में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा
चौथी अनुसूची में दिया गया है, बाकी यहाँ पर सभी सही हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षा प्रारंभ में राजसूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नीचे देख लेते हैं। केंद्र सूची का विषय है जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में के अंतर्गत आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत केंद्र के अधीन आते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो यह है रेलवे पुलिस। ऑप्शन ए सही होगा। निगम कर जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो यह दंड प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये सूची तृतीय सूची समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी सही होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं सूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यहाँ न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इसमें संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन का उद्देश्य
दर बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। अब देखते हैं उद्देशिका से संबंधित प्रश्न। पहला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताना है इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत होगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसमें नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर चौथा नहीं होगा, पहला, दूसरा और तीसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यह है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो यह है अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो यहाँ पर होगा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, पहला और तीसरा होगा इसमें। नेक्स्ट है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर सभी चारों होगा, ऑप्शन इसमें डी सही है। भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? तो प्रस्तावना में ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की भ्रातृत्व या फिर बंधुता का उल्लेख किया गया है।
भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा इसमें। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथापि राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन-कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत में पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है। परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसमें उल्लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये है उद्देशिका। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को ही माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यह बेरुबारी, ऑप्शन ए सही होगा। बेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये है बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्नगत वादों में से बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो यह है केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा लिया जाए तो सारा ढांचा ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष
कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान में दिया गया आमुख यानी प्रस्तावना में बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है।